हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2017 का सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम 2018 का करेंगे। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने ज़्यादा आपका वक्त ले लिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम स्टार्ट करिए। और एक स्टूडेंट है हमारी गुड़िया, तो गुड़िया जी बोल रही थी कि मैम थोड़ा तेज़ बोलिए। तो बेटा वैसे तेज़ बोलने की तो कोशिश करते ही हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं इतना धीमा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग सुन न पाएँ। अपने वॉल्यूम को तेज़ करिए और एकाग्रता से सुनिए। और फिर भी मैं आपने बोला है तो मैं अपने में और सुधार करूँगी, मैं और तेज़ बोलने का प्रयास करूँगी, ठीक है। और आपने एक कमेंट और किया था कि मैम इधर उधर से क्या पढ़ा रही, तो मतलब मैं आपका जो कहने का तरीका है वो नहीं समझ पाई कि इधर उधर का मतलब क्या था। मैंने बुक और कॉपी दोनों का यूज किया वो था, या फिर मैं प्रत्याहार बता रही थी तो उसमें आपने कमेंट किया था तो इतिसंज्ञक वर्ड और स्टार्टिंग का मैं महेशा सूत्र से प्रत्याहार बनाना बता रही थी, वो चीज़ आप नहीं समझ पाई। क्या था एग्जैक्ट मैं ये नहीं समझ पाई कि किस वजह से आप ये बोली कि इधर उधर का मैम पढ़ा रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप आज की वीडियो में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। 2 कॉपी का मैंने यूज किया, बुक और कॉपी को मर्ज करके पढ़ाया है, इस वजह से था आपने बोला, या फिर आपको प्रत्याहार में नहीं समझ में आया इस वजह से आपने बोला। तो ये बात आप बता दीजिएगा हमको, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी। अगर प्रत्याहार नहीं समझ आया तो मैं दोबारा आपको प्रत्याहार पढ़ाऊँगी, और अगर मर्ज की बात होगी तो मैं आपको कॉपी में लिख कर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बस आप लोग जो भी बोलें सही से बता दें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें पूछा गया दोस्तों कि भविष्य काल यानी जो आने वाला हमारा काल होता है, समय होता है, उसके लिए हमें कौन सा लकार यूज किया जाता है, यानी कौन सा लकार हम यूज करते हैं। जैसा कि हमारे लकार तो 10 हैं, लेकिन मुख्यतः हमें सिर्फ 5 ही पढ़ने, 5 ही याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि भविष्य काल यानी आने वाले काल के लिए। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए कि लट लकार होगा, कि लोट लकार होगा, कि लंग लकार होगा, कि लिट लकार होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो किस पे जाएगा, ऑप्शन सी, लिट लकार। क्लियर। उसके बाद फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। दोस्तों, ये शुद्धि पूछ रहा है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है यानी कौन सा शुद्ध है, उरोक्त है या उपर्युक्त है या उपयुक्त है या अप्रयुक्त है। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें। आप लोग तो कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू कह नहीं सकते, आप लोग रेगुलर लाइफ में अपने लिखते हैं, आपको तो पता ही होगा, उपर्युक्त शब्द ज़्यादा ही लिखते हैं आप लोग। तो देखने में हमें ये सही लग रहा है ऑप्शन बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा संख्याओं से है। जो संस्कृत में हमने संख्याएं 1 से 100 तक पढ़ी थी उससे हमारा क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि संख्यावाची शब्द षड्वंती अंक का वाचक है, यानी षड्वंत किसको बोला जाता है। तो 69, 96, 79 या 66। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए आप लोग फटाफट। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, 96। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि कर्ता का इष्टतम कारक है, यानी कि कर्ता के सबसे नज़दीक कौन सा कारक है। संबंध है, संबंध तो काफ़ी दूर है। करण है, करण भी दूर है, कर्ता ने कर्म को करण तीसरे नंबर पर है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है हमारी, तो कर्म हमारा दूसरे नंबर पे है, तो कर्म ही सबसे पास होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि अका सर्वणे दीर्घा, यानी इसमें पूछा गया है कि अका सर्वणे दीर्घा जो है ये किस संधि का सूत्र है। तो क्या ये अयादि संधि का है,
अयाद संधि का है, गुण संधि का है, या फिर दीर्घ संधि का है, या फिर यड़ संधि का है। तो कौन से संधि का सूत्र है? तो अकः सर्वणे दीर्घा, जैसा कि लास्ट में दीर्घा लगा है तो ये हमारा दीर्घ संधि का सूत्र है। और अयाद संधि का सूत्र क्या होता है? एचोंग यवा यावा। गुण संधि का दोस्तों क्या होगा? आद गुड़ा। और यड़ संधि का इको यड़च। तो आपको संधि के सूत्र याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी सूत्र लिखा होगा, पहचानने को आ जाएगा, और कभी कभी आपको ऐसे बोल देगा कि इस संधि का सूत्र लिखिए, तो याद होगा तो आप आराम से लिख लोगे। उसके बाद हमारे अतुलक उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्राप्त मुक्तम जना न परिव्यजन्ति श्लोक का अर्थ क्या है? यानी पूछ रहा है कि प्राप्त मुक्तम जना न परिव्यजन्ति श्लोक का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? उत्तम मनुष्य ऐसे धैर्यवान होते हैं जो बार बार विपत्तियों के घेर लेने पर भी अपने हाथ के लिए यानी कि अपने हाथ में लिए गए काम पूर्ण किए बिना कदापि नहीं छोड़ते। यानी जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो बार बार चाहे जितनी विपत्तियों से घिर जाएं, चाहे जितने संकट उन पे आ जाएं, लेकिन अपने हाथ में लिए गए काम जो होते हैं, यानी जिस काम का वो जिम्मा लेते हैं, वो बिना पूर्ण किए हार नहीं मानते हैं। इससे यही तात्पर्य है, ये धैर्यवान साहसी व्यक्ति होते हैं जो चाहे जितनी कठिनाई में पड़ जाएं, लेकिन एक बार जुबान दे दी कि हमें ये काम करना है, तो जब तक उस काम को समाप्त नहीं कर देते, उस कार्य को पूर्णतः कर नहीं लेते, तब तक वो हार नहीं मानते हैं। क्लियर? उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। युष्मद दोस्तों हमारा सर्वनाम है, इसके तीनों वचन लिखने हैं, तो और प्रथमा विभक्ति के ही लिखने हैं, यानी प्रथमा विभक्ति के ही लिखने हैं। तो एक वचन में क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। क्लियर? फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि बालिम याचिते वसुधाम में बाल का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? यानी पूछा गया है कि बालिम याचिते वसुधाम में बल का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो बालिम याचिते वसुधाम में बाल का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथितम चा है। क्या है? अकथितम चा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि श्याम बुद्धिमान लड़का है। श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम बुद्धिमान लड़का है, तो इसका संस्कृत में क्या होगा? श्यामः प्रज्ञं बालकम अस्ति। श्यामः प्रज्ञं बालकम अस्ति, यानी श्याम बुद्धिमान लड़का है। क्लियर? उसके बाद 10 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, समास से आ गया क्वेश्चन कि पितरों शब्द का समास विग्रह कीजिए। पितरों बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, माता चा पिता चा दोनों हैं, और इसमें एक शेष द्वंद्व समास है, यानी माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्लियर? द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, यानी कि प्रधान होते हैं। 11 नंबर है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। तो दोस्तों अक प्रत्याहार हमारा कैसे बनेगा? इससे पहले हम लोग महेश्वर सूत्र आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ जब जब प्रत्याहार का कोई क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है अयुड़। ड़ा दोस्तों इतिसंज्ञक वर्ण है। दूसरा है लिरिक का भी अतिसंज्ञक वर्ण है, तो ये आ और का मिला के एक प्रत्याहार बना दिया गया।
तो अक प्रत्याहार हो गया। अब अक में कौन कौन से वर्ड आएंगे दोस्तों? आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा, लरी आ जाएगा। तो ये हमारे 5 वर्ड आएंगे, आ ई ऊ री लरी। क्लियर? तो यहाँ पर भी देखो आ ई ऊ री लरी है। जिन लोगों को प्रत्याहार नहीं समझ में आ रहा है वो प्रत्याहार की वीडियो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे आ गए। लघु उत्तरीय पहला क्वेश्चन 12 नंबर इसमें है कि संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए, यानी संस्कृत शिक्षण में कितनी विधियां यूज करी जाती हैं, कितनी विधियों का इस्तेमाल होता है, कितनी विधियां प्रयोग कर सकते हैं। तो खेल विधि, खेल खेल में संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। अभ्यास विधि, अभ्यास के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। श्रुत लेख यानी सुनकर लिखवाया जा सकता है। प्रतिलेख, किसी लिखे हुए लेख का प्रतिलेख करवाया जा सकता है। शब्दकोश के ज्ञान से करवाया जा सकता है। वर्तनी परीक्षण, संस्कृत में वर्तनी परीक्षण की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। क्यों होती है? कि संस्कृत में वर्तनी का शुद्ध होना अति आवश्यक है और उससे ज़्यादा उच्चारण का शुद्ध होना आवश्यक है। क्लियर? 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वसर पाठ के उद्देश्य बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वसर पठन के उद्देश्य बताइए। तो स्वसर पठन क्या है? सुंदर पठन, यानी जिससे हम सुंदर तरीके से पढ़ते हैं, सुंदरता के साथ, यानी कि उचित लय, गति, सुर, ताल हर चीज़ होती है, वही हमारा स्वसर पठन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? भाषा प्रवाह व स्पष्टता पर ध्यान देना। भाई भाषा प्रवाह और स्पष्टता पर जब ध्यान देंगे तभी तो हमारा सुंदर वाचन बनेगा, यानी स्वसर वाचन। वाचन करते समय वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी वाणी जहाँ पर जैसी रहनी चाहिए वैसी ही रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्कुल धीमा तो कहीं पर बिल्कुल तेज, एक लय में चलना चाहिए। जहाँ पर आवाज़ को ऊंचा उठाना चाहिए, मतलब थोड़ा तेज़ बोलना चाहिए, वहाँ पर तेज़ भी बोलना चाहिए। क्लियर? उसके बाद 3rd नंबर है कि बालक को वाचन कराते समय उचित स्वर, उचित गति की योग्यता विकसित करना, यानी कि स्वसर वाचन के उद्देश्य में यही हो जाएगा कि बच्चों को क्यों वाचन कराया जाता है, ताकि उनमें उचित गति, स्वर, व्यंजन जो भी होता है, लय और कहाँ पे ठहराव करना है, इन सब की योग्यता विकसित हो जाए, यानी कि बिल्कुल निपुण हो जाएं। क्लियर? उसके बाद है कि वाचन के दौरान बालक को आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की योग्यता विकसित करना, यानी जब बालक वाचन करेंगे तभी उनमें आत्मनिर्भरता आएगी कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ बिना गलतियों के, मैं बिना गलतियों के अच्छा पढ़ सकता हूँ, तभी उनके अंदर ये भावना जागृत होगी। क्लियर? तो ये हमारे स्वसर पठन के उद्देश्य हो गए। दोस्तों थ्योरी के चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं। ठीक है? फिर देखो संख्या से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ गया। एक आपको बहुविकल्पीय में मिला और एक इधर मिल गया आपको। इधर तो पूरा का पूरा 11 से 20 तक की संख्याएं लिखने को संस्कृत में दे दिया। तो संख्याओं को हमने लिखना बहुत ही आसानी से सीखा था। ठीक है? वीडियो जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लें। 11 को क्या होगा? एक दशा। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1 से 10 तक की गिनती याद कर लीजिए संस्कृत में, और 10, 20, 30 इस तरीके से कर के 100 तक की गिनती याद कर लीजिए, यानी केवल 10, 20, जैसे 10 का दशा, 20 का विषयांत, 30 का त्रिशंत, इस तरीके से आपको 100 तक की गिनती याद कर लेनी है। बस आप आराम से दुनिया की चाहे जो गिनती हो आप बना सकते हैं, 100 तक की ओनली। उसके आगे फिर आपको और याद करनी पड़ेंगी, बट आपके सिलेबस में 1 से 100 तक की है, तो सिर्फ 100 तक की के लिए हमने बताया था आपको। 11 का हो जाएगा दोस्तों एकादशा, 12 का हो जाएगा द्वादशा, 13 का त्रयोदशा और 14 का चतुर्दशा, 15 का पंचदशा, 16 का हो जाएगा दोस्तों षोडशा और 17 का सप्तदशा, 18 का अष्टादशा और 19 का नवदशा भी मिलता है, कहीं कहीं एकोनविंशति भी मिलता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों बोला जाता है। और 20 को विंशति बोला जाता है। क्लियर?
अब एक संख्या हम आपको बना के बता देते हैं, जैसे कि 11 ये हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 10 1 11 होता है, तो 10 को हमने सीखा है कि 10 को 10 बोलते हैं, दशा। क्लियर? तो दशा अब हम ऐड करके बनाएंगे, दशा प्लस 1 को क्या हमने सीखा था, एका बोलते हैं, एक। ठीक है, एका। तो यहाँ पर अब संस्कृत में क्या होगा कि 10 एका नहीं बोला जाएगा, पहले 10 और एका नहीं होगा, पहले ये होगा बाद में ये होगा। तो क्या बन जाएगा, एकादशा, एकादशा। क्लियर? इस तरीके से हमने ट्रिक से बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों का संस्कृत में नाम लिखे, यानी कुछ वर्ड दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं और उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है भाई, सब्जी का नाम है परवल। सब लोग खाते हैं, है ना? सब लोग खाते हो ना परवल। तो परवल को संस्कृत में बोलते हैं पटोला। क्या बोलते हैं दोस्तों? पटोला। और हाथी को कुंजरा, मिर्च को मरिचम, हंस को मराला, बैल को वृषभा, कबूतर को कपोता, केला को केदली फलम। दोस्तों कहीं कहीं पर कदली फलम भी मिलता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कदली फलम। ठीक है। और लाल को रक्ता। दोस्तों यहाँ खता नहीं है, रक्ता है, रक्ता। ये का में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, परवल का होगा पटोला, साथ में बोलिए, हाथी का कुंजरा, मिर्च का मरिचम, हंस का मराला, और बैल का वृषभा, कबूतर का कपोता, केला का कदली फलम और लाल का रक्ता। क्लियर? क्लियर। तो आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों फिर देखो सुक्ति आ गई। आपके एग्जाम में एक सुक्ति जरूर से जरूर आती है, सुक्ति या श्लोक दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, सुक्ति अलग है ना श्लोक अलग है। श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो भाई श्लोक क्या दिया है कि तेजो असि तेजो महिधेयी। बहुत ही पुरानी कविता है, बचपन की है, सबने पढ़ी होगी। तेजो असि तेजो महिधेयी, वीरम अमसि वीरम महिधेयी, बलम असि बलम महिधेयी, ओजो असि ओजो महिधेयी। तो इसका अर्थ क्या होगा, हे परमेश्वर तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। यानी कि हे परमेश्वर तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। तू वीरवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजस्वी है, मुझे ओजस्वी बना दे। तू दुष्टों का भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। तू ही सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना दे। यानी कोई व्यक्ति है वो भगवान से कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे भगवान, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। यानी तुम तेज हो, मुझे भी तेज बना दो। तुम वीरवान हो, मुझे भी पराक्रम बना दे। तू बलवान है, मुझे भी बलवान बना दे। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना दे। तू दुष्टों का भस्म करता है, यानी तू दुष्टों को खत्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना दे। क्लियर? बहुत ही फेवरेट है मेरी ये पंक्तियाँ। तेजो अस तेजो महदेई, वीरम अस वीरम महदेई, बलम अस बलम महदेई और ओजो मस ओजो महदेई। क्लियर? तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मतलब इसके जो अर्थ है, अर्थ को देख लीजिएगा, एक दो बार रीड कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि पठ धातु का लट लकार में रूप लिखिए। यानी पठ धातु का लट लकार रखना है। तो लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल, पठ मीन्स होता है पढ़ना। दोस्तों जो हमारी धातुएं होती हैं वो हमारी क्रिया होती हैं, यानी जो कार्य करने का बोध कराती हैं वो क्रिया होती हैं, और संस्कृत में उसी क्रिया को हम लोग धातु कहते हैं। तो धातु से बना है धातु रूप। क्लियर? तो धातु रूप देखते हैं भाई, लट लकार वर्तमान काल का। इधर पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। दोस्तों प्रथम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के लिए होता है, यानी थर्ड पर्सन। और मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड, ये थर्ड गलत, सेकंड पर्सन के लिए होता है। यानी जैसे हम आप बात करें तो हम आपके लिए जो शब्द यूज करें वो।
और उत्तम पुरुष हम जो अपने स्वयं के लिए करें, हम, हमने। क्लियर? मैं, इस तरीके से। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन करके बकायदा लिख दिया है। क्या होगा, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठति, पठामि पठाओ पठामा। क्लियर दोस्तों? धातु रूप भी बहुत ट्रिक से आपको बताई गई है, 5 के 5 धातु रूप बहुत ही आसानी से ट्रिक से बताया गया। अब इसी में आप पठ ही नहीं, कोई भी धातु दे देता आप बना लेते। आपको सिर्फ ती ता अंति, सी था और आम याओ आमा याद रखना। बस इसमें जो भी धातु रूप जो भी दे दे लिख दे, लिख कर बना लोगे आप लोग। लिखति लिखता, लिखन्ति लिखस लिखता, लिखत लिखा में लिखाओ लिखामा। क्लियर? कोई भी हंस का दे दे, हंसती हंसता, हंसन्ति हंससी हंसता, हंसत हंसामी हंसाओ हंसामा। इस तरीके से आप लोग ऐड करके बना लोगे। सिर्फ आपको लास्ट के याद रखने हैं। जैसे इसमें ती ता अंति, ती ता अंति, सी था थामी आमी आओ आमा। क्लियर? ये याद रखेंगे आप लोग, बस आपको आ जाएगा बनाना। और जिसको यहाँ पे ना समझ में आया हो तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में ओनली 18 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसको आपको 1 घंटे में करना होता है। तो पहला है कि छात्र चला गया। पहला है छात्र चला गया, तो क्या होगा, छात्रा अगच्छत, छात्रा अगच्छत। यह घर सुंदर है, तो इदम गृहम सुंदरम अस्ति, यह घर सुंदर है। मैं चित्र को देखता हूँ, अहम चित्रम पश्यामि। गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमस्कार। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि गुरु को नमस्कार, नमस्कार करना, किसी को आहुति देना और नमस्कार करना, आहुति देना, स्वाहा करना, ये सब कौन से कारक में था, मतलब कौन से कारक का रूल था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर? और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। और समावेशी की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। थैंक यू क्लास।